अभी इसी पल ना हमारा दिमाग एक लगभग असंभव सा काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब वो दुनिया की एक बिल्कुल उल्टी और किनारों से धुंधली सी तस्वीर ले रहा है, उसे सीधा कर रहा है। और हमें पता भी नहीं चलता। सही कहा। वो उसके बीच के ब्लाइंड स्पॉट्स को हटा रहा है और हमें एक परफेक्ट हाई डेफिनेशन 3D वीडियो दिखा रहा है, वो भी एकदम रियल टाइम में। और हमें इस बात का कोई एहसास तक नहीं होता। तो हमारी इस नई डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस जादुई उपकरण को समझने वाले हैं जो इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करता है। यानी हमारी आंखें। हाँ, और ये भी कि वो प्रकाश के साथ मिलकर हमारे चारों ओर की इस रंग बिरंगे संसार को कैसे रचती हैं। ये हुक बिल्कुल सटीक है। जब हम दृष्टि की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि देखना केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है। सही कहा। मतलब ये पूरी तरह से भौतिकी या कहीं फिजिक्स का खेल है। हमारी आंखें ब्रह्मांड के साथ इंटरैक्ट करने का हमारा सबसे पहला तरीका है। हाँ, तो हम केवल यह नहीं समझने वाले कि आंख की बनावट कैसी है, बल्कि हम उस गहरी साइंस में भी गोता लगाएंगे कि रोशनी कैसे बर्ताव करती है और कैसे हमारा दिमाग और प्रकाश मिलकर वो सब कुछ बनाते हैं जिसे हम वास्तविकता कहते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी जैविक कैमरे से करते हैं। मतलब अगर हम इंसान की आंख की बनावट को देखें तो ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा सा गोला है। हाँ, एक बहुत ही छोटा सा गोला। इसकी शुरुआत सबसे बाहरी परत से होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। अच्छा, तो ये सबसे बाहर की पारदर्शी झिल्ली है। बिल्कुल। जब प्रकाश हमारी आंख की तरफ आता है तो उसका सबसे पहला सामना इसी कॉर्निया से होता है। और प्रकाश का ज्यादातर अपवर्तन मतलब बेंडिंग यहीं पर हो जाता है। इसके ठीक पीछे आइरिस होती है ना? हाँ, जो हमारी आंख का रंगीन हिस्सा है। और उसके बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम पुतली या प्यूपिल कहते हैं। तो हम आंख की तुलना एक स्मार्टफोन के कैमरे से कर सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे कॉर्निया फोन का स्क्रीन गार्ड है। हाँ, बहुत सही। और आइरिस कैमरे का अपर्चर है जो रोशनी को कंट्रोल करता है। एकदम सही कहा। और यहाँ आइरिस का काम बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऑटोमेटिक शटर की तरह काम करती है। कैसे? जब हम बहुत तेज धूप में होते हैं तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देती है, ताकि आंख के अंदर के संवेदनशील हिस्सों को तेज रोशनी से नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। और जैसे ही हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, आइरिस फैल जाती है, पुतली बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। हाँ। इस सारी प्रक्रिया के बाद रोशनी अंदर मौजूद क्रिस्टलीय लेंस से टकराती है। अच्छा। ये लेंस उस प्रकाश को फाइन ट्यून करता है, उसे फोकस करता है और आंख के सबसे पिछले हिस्से पर भेजता है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। तो रेटिना को हम एक तरह से कैमरे का सेंसर मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हमेशा से बहुत ही हैरान करने वाली लगती है, वो ये है कि फिजिक्स के नियमों के अनुसार इस कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पे जो तस्वीर बनती है वो हमेशा उल्टी होती है। हाँ, ये सच है। मतलब अगर हम एक पेड़ को देख रहे हैं तो रेटिना पर उस पेड़ की जड़ें ऊपर और पत्तियां नीचे होती हैं। तो फिर हम बिना किसी चक्कर के दुनिया को सीधा कैसे देख पाते हैं? यहीं पर तो असल जादू शुरू होता है। रेटिना कोई साधारण सिनेमा स्क्रीन नहीं है जिस पर बस तस्वीर छप रही है। तो फिर क्या है? ये एक बहुत ही जटिल और कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें लाखों प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। जिन्हें हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, यानी रॉड्स और कोन्स। बिल्कुल। जैसे ही रोशनी के कण यानी फोटॉन्स इन कोशिकाओं से टकराते हैं, एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। अच्छा। ये प्रतिक्रिया उस प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी विद्युत संकेतों में बदल देती है। यानी आंख का काम सिर्फ डेटा कलेक्ट करना और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना है। एकदम सही। और फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए एक हाई स्पीड केबल की तरह सीधे हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में जाते हैं। अरे वाह! हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह उन सिग्नल्स को डिकोड करता है, उस उल्टी तस्वीर को सीधा करता है और दोनों आंखों से मिलने वाली अलग-अलग तस्वीरों को मिलाकर गहराई या 3D का एहसास पैदा करता है। हाँ, इसलिए तकनीकी रूप से हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखते हैं। आंखें तो बस एक खिड़की है। और ये खिड़की कितनी एडवांस्ड है इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जब हम अपने फोन के कैमरे से किसी पास की चीज को फोकस करते हैं और फिर अचानक दूर पहाड़ को देखते हैं तो कैमरे को फोकस करने में थोड़ा समय लगता है। उसकी लेंस मोटर आवाज करती है, आगे पीछे होती है। हाँ, लेकिन हमारी आंखें
हम किताब पढ़ते पढ़ते अचानक आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देख लेते हैं। और फोकस पलक झपकते ही शिफ्ट हो जाता है। तो ये ऑटो फोकस आखिर काम कैसे करता है? मतलब फोन के कैमरे तो लेंस को आगे पीछे खिसकाते हैं, क्या हमारी आंख में भी लेंस आगे पीछे होता है? नहीं, इंसानी आंख का तरीका फोन के कैमरे से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा, वो कैसे? हमारी आंख का लेंस कांच या प्लास्टिक का नहीं बना है। ये एक पारदर्शी जेली जैसे लचीले पदार्थ से बना होता है। तो फिर वो फोकस कैसे बदलता है? इस लेंस को अपनी जगह पर पकड़ कर रखने के लिए सिलियरी मसल्स या पक्षाभि पेशियां होती हैं। ये मांसपेशियां लेंस को आगे पीछे खिसकाने के बजाय सीधे उसका आकार ही बदल देती हैं। आकार बदल देती हैं? मतलब उसे स्ट्रेच करती हैं या सिकोड़ती हैं? ठीक यही होता है। जब हमें दूर की चीजें देखनी होती हैं तो ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे लेंस खिंचकर पतला हो जाता है। बिल्कुल। पतले लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम अनंत दूरी पर मौजूद तारों को भी साफ देख पाते हैं। और जब पास की चीज देखनी हो तब? जब हम किताब पढ़ते हैं या फोन देखते हैं तो ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस थोड़ा मोटा और गोल हो जाता है। जिससे मोटे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और पास की चीज साफ दिखने लगती है। हाँ, और इस पूरी क्षमता को समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। लेकिन इस सिस्टम की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। अगर हम किसी चीज को अपनी आंख के बिल्कुल चिपका लें तो वो साफ नहीं दिखती और आंखों में दर्द होने लगता है। सही कहा। एक सामान्य इंसान के लिए किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर? अच्छा। वो हमारी सिलियरी मसल्स के सिकुड़ने की आखिरी लिमिट है। उससे ज्यादा वो लेंस को मोटा नहीं कर सकती हैं। और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और लेंस का लचीलापन भी कम हो जाता है। हाँ, उम्र के साथ अक्सर ये ऑटोफोकस सिस्टम धीमा या कमजोर पड़ने लगता है। और यहीं से दृष्टि दोषों की शुरुआत होती है। जैसे उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों का लेंस धुंधला या दूधिया हो जाता है, जिसे हम मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं। इसका तो एक ही इलाज है, सर्जरी के जरिए उस खराब लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा देना। बिल्कुल। लेकिन मोतियाबिंद के अलावा जो सबसे आम समस्याएं हैं उन्हें लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, मुझे भी इन बीमारियों के नामों को लेकर हमेशा एक बड़ी उलझन रही है। कैसी उलझन? मतलब एक बहुत ही आम समस्या है जिसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। अब नाम सुनकर तो लगता है कि इंसान को पास का दिखाई नहीं देता। हाँ, नाम से तो यही लगता है। लेकिन असल में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। इस इंसान को पास का तो साफ दिखता है पर दूर का धुंधला नजर आता है। बिल्कुल। तो फिर इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? ये तो सरासर भ्रामक नाम है। ये उलझन बहुत ही वाजिब है। दरअसल चिकित्सा विज्ञान में इसका नामकरण इस आधार पर नहीं किया गया कि व्यक्ति क्या नहीं देख पा रहा है। किस आधार पर है? इस आधार पर किया गया है कि उसकी दृष्टि कहाँ तक सीमित हो गई है। ओह, मैं समझा। क्योंकि वो व्यक्ति केवल निकट की चीजों को ही स्पष्ट देख पाता है, इसलिए उसकी दृष्टि को निकट दृष्टि कहा गया। अच्छा, तो जो बचा है उसी के नाम पर दोष का नाम रख दिया गया। लेकिन ये होता क्यों है? क्या इसमें भी लेंस की कोई खराबी है? कभी कभी ये लेंस की खराबी से होता है, जैसे लेंस का जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाना। लेकिन ज्यादातर मामलों में ये हमारी आंख के आकार में बदलाव के कारण होता है। आकार में बदलाव? हाँ, एक सामान्य स्थिति में बाहर से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरकर ठीक रेटिना पर फोकस होती हैं। लेकिन मायोपिया में नेत्र गोलक यानी आई बॉल थोड़ा लंबा हो जाता है। अच्छा, तो पर्दा पीछे खिसक गया। बिल्कुल। अब क्योंकि रेटिना थोड़ा पीछे खिसक गया है, प्रकाश किरणें रेटिना तक पहुंचने से पहले ही उसके ठीक सामने आपस में मिल जाती हैं और फोकस हो जाती हैं। तो मतलब तस्वीर तो बन रही है लेकिन पर्दे से पहले ही बन जा रही है। हाँ, इसलिए रेटिना पर जो पहुंचता है वो सिर्फ एक धुंधला सा धब्बा होता है। और इसे ठीक करने के लिए हम जो चश्मा पहनते हैं उसमें अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस लगा होता है। सही कहा। यह लेंस बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। इसका काम प्रकाश की किरणों को आंख में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा फैला देना है। तो जब ये फैली भी किरणें आंख के अंदर जाती हैं तो आंख का अपना लेंस उन्हें सिकोड़ता है और वे ठीक वापस रेटिना पर जाकर फोकस हो जाती हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही। और इसी लॉजिक को अगर हम पलट दें तो दूसरी समस्या आती है, दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, इसका मतलब है कि इंसान दूर का तो आसानी से देख लेता है लेकिन उसे पास की चीजें जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है। इसमें आईबॉल लंबा होने के बजाय छोटा हो जाता होगा, या फिर आंख का लेंस बहुत पतला हो जाता होगा, जिससे पास की चीजों से आने वाली किरणें
रेटिना पर फोकस होने के बजाय उसके पीछे जाकर मिलती हैं। और क्योंकि फोकस रेटिना के पीछे चला गया है, हमें उन किरणों को पहले ही थोड़ा सिकोड़ना पड़ता है ताकि वे जल्दी मिल जाएं। बिल्कुल। इसके लिए हम चश्मे में उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये लेंस बीच से मोटा होता है और प्रकाश को आंख में जाने से पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है। हाँ, और तीसरी स्थिति होती है जरा दूरदृष्टिता या प्रेस बायोपिया, जो उम्र के साथ आती है, जब सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। ऐसे लोगों को अक्सर दूर और पास दोनों के देखने में परेशानी होती है। और ऐसे लोग अक्सर वो चश्मे पहनते हैं जिनमें 2 अलग-अलग हिस्से होते हैं, जिन्हें बाइफोकल लेंस कहते हैं। ऊपर का हिस्सा दूर देखने के लिए अवतल लेंस होता है और नीचे का हिस्सा पढ़ने के लिए उत्तल लेंस। सही। तो ये तो हुई उस मशीन की बात जो प्रकाश को प्रोसेस करती है, लेकिन ये पूरी मशीन बेकार है अगर हम ये ना समझे कि वो प्रकाश खुद क्या है। बिल्कुल। हम एक रंगीन दुनिया देखते हैं, लेकिन अगर हम सूरज की रोशनी को देखें तो वो तो सफेद लगती है। वो सफेद प्रकाश इतने सारे रंगों में कैसे बदल जाता है? इसके लिए हमें इतिहास के सबसे शानदार वैज्ञानिक प्रयोगों में से एक की तरफ देखना होगा, सर आइजैक न्यूटन और उनके कांच के प्रिज्म का प्रयोग। न्यूटन ने एक बहुत ही साधारण लेकिन क्रांतिकारी बात साबित की थी। हाँ, जब सूरज का सफेद प्रकाश किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो केवल मुड़ता नहीं है, बल्कि 7 अलग-अलग रंगों की एक पट्टी में बंट जाता है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही सफेद रोशनी से निकलने वाले अलग-अलग रंग प्रिज्म के अंदर अलग-अलग क्यों मुड़ते हैं? लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? हाँ, इसका कारण क्या है? जब रोशनी हवा से कांच में जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन क्या सारे रंगों की स्पीड अलग-अलग कम होती है? हाँ, बिल्कुल यही होता है। सफेद प्रकाश असल में इन सभी रंगों का मिश्रण है। हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य होती है। अच्छा। लाल रंग की लहरें बहुत लंबी और सुस्त होती हैं, जबकि बैंगनी रंग की लहरें छोटी और बहुत तेज होती हैं। तो जब ये लहरें कांच जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश की गति कम हो जाती है? हाँ, लंबी लाल लहरें कांच को आसानी से पार कर लेती हैं और कम मुड़ती हैं, लेकिन छोटी बैंगनी लहरें कांच के अंदर ज्यादा धीमी हो जाती हैं और इसलिए ज्यादा झुक जाती हैं। और इसी अलग-अलग झुकाव के कारण सफेद रोशनी अपने मूल रंगों में बिखर जाती है, जिसे हम प्रकाश का विक्षेपण या डिस्पर्शन कहते हैं। यह बहुत ही अद्भुत है और न्यूटन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे सिर्फ एक प्रयोग पर नहीं रुके। हाँ, जब उन्होंने ये 7 रंगों का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं इनमें से किसी एक रंग को, मान लीजिए लाल रंग को, एक और प्रिज्म से गुजारकर और नए रंगों में तोड़ सकता हूं। उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने जो किया वो साइंस के इतिहास में एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक और बिल्कुल वैसा ही प्रिज्म लिया और उसे पहले वाले प्रिज्म के ठीक सामने, लेकिन उल्टा करके रख दिया। तो ये तो वैसा ही है जैसे पहले किसी ने एक सफेद पहेली को 7 अलग-अलग रंगीन टुकड़ों में बिखेर दिया हो। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर उस दूसरे उल्टे प्रिज्म ने उन 7 टुकड़ों को वापस जोड़कर दोबारा एक सफेद रोशनी की किरण बना दी। बिल्कुल। जब वे 7 रंग उस उल्टे प्रिज्म में गए तो बाहर फिर से एक सफेद प्रकाश ही निकला। इस प्रयोग ने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि सफेद रोशनी अपने आप में कोई एक चीज नहीं है, बल्कि वो रंगों का एक बंडल है। और हमें ये प्रयोग करने के लिए लैब में जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रकृति हमारे लिए हर बारिश के बाद आसमान में यही प्रयोग दोहराती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष का बनना हमेशा से एक जादुई अनुभव लगता है, लेकिन असल में जब बारिश के बाद हवा में पानी की लाखों छोटी-छोटी बूंदें लटकी रह जाती हैं, तो वो बूंदें आसमान में तैरते हुए लाखों छोटे-छोटे प्रिज्म का काम करती हैं। और यहाँ जो फिजिक्स काम करती है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये सिर्फ एक साधारण अपवर्तन नहीं है। तो क्या होता है? जब सूर्य की किरण एक पानी की बूंद में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो मुड़ती है और अपने रंगों में बंटना शुरू होती है, लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब होता है। क्या? वो प्रकाश बूंद के पीछे वाले हिस्से को पार करके बाहर निकलने के बजाय उस अंदरूनी सतह से एक शीशे की तरह टकराकर वापस बूंद के अंदर ही बाउंस हो जाता है। ओह, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं ना? बिल्कुल। वो एक विशिष्ट कोण पर टकराता है जिससे पानी की सतह दर्पण की तरह काम करती है।
और फिर जब वो प्रकाश बाउंस होकर बूंद के आगे वाले हिस्से से वापस बाहर हवा में निकलता है तो एक बार फिर मुड़ता है। इस तरह रंगों का ये फैलाव हमारी आंखों तक पहुंचता है। और एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है कि इंद्रधनुष कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो आसमान में किसी एक जगह मौजूद हो। मतलब हम इंद्रधनुष के पास नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। इंद्रधनुष केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान कहाँ खड़ा है और सूरज कहाँ है। अच्छा, इसलिए इंद्रधनुष हमेशा सूरज की विपरीत दिशा में ही बनता है। हाँ, सूरज हमारे पीछे होना चाहिए और पानी की बूंदें आगे। यहाँ तक कि अगर दो लोग एक साथ खड़े होकर इंद्रधनुष देख रहे हैं ना, हाँ, तो वे तकनीकी रूप से एक ही इंद्रधनुष नहीं देख रहे हैं। हर व्यक्ति की आंखों में अलग अलग पानी की बूंदों से रिफ्लेक्ट होकर रोशनी आ रही है। अरे वाह, मतलब हर इंसान का अपना एक पर्सनल इंद्रधनुष होता है। हाँ, अपना खुद का इंद्रधनुष। ये तो सच में दिमाग को चकरा देने वाला तथ्य है। अब अगर पानी की नन्ही बूंदें प्रकाश के साथ इतना बड़ा खेल कर सकती हैं, तो हमारे चारों ओर जो हवा है, जो वायुमंडल है, वो भी तो प्रकाश को छोड़ता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हवा भी कई तरह के बड़े ब्रह्मांडीय भ्रम पैदा करती है, जैसे कि रात में तारों का टिमटिमाना, जिसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कोई शांत और स्थिर कांच का टुकड़ा नहीं है। इसमें हवा की कई परतें हैं जो लगातार हिलती डुलती रहती हैं। कहीं हवा गर्म है, कहीं ठंडी है। बिल्कुल, गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी। जब तारों से आने वाला प्रकाश इन परतों से होकर गुजरता है तो वह एक सीधी रेखा में नहीं चल पाता, वो बार बार अपनी दिशा बदलता है। और क्योंकि तारे हमसे इतनी दूर हैं कि वो आसमान में बस एक पिक्सल या एक बिंदु स्रोत की तरह दिखते हैं। हाँ, बहुत छोटे। तो जब वो प्रकाश वायुमंडल की परतों से मुड़कर हमारी आंखों में आता है तो उसकी मात्रा लगातार बदलती रहती है। सही कहा। कभी वो हमारी आंख में पड़ता है तो तारा चमकीला दिखता है, और अगले ही मिलीसेकंड जब वो किरण हवा के कारण थोड़ा मुड़ जाती है तो तारा धुंधला हो जाता है। और यही हमें टिमटिमाहट के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल। और इसी से ये सवाल भी हल हो जाता है कि आसमान में कुछ पिंड टिमटिमाते क्यों नहीं है, जैसे कि हमारे सौर मंडल के ग्रह। क्योंकि ग्रह पृथ्वी के काफी करीब हैं। वे कारों की तरह प्रकाश का एक सिंगल पिक्सल नहीं है, बल्कि वे एक बहुत बड़े आकार में दिखते हैं। हाँ, हम उन्हें करोड़ों बिंदु स्रोतों का एक समूह मान सकते हैं। तो अगर वायुमंडल के कारण किसी ग्रह के एक हिस्से से आने वाला प्रकाश थोड़ा कम भी हो जाए तो उसके दूसरे हिस्से से आने वाला प्रकाश उस कमी को पूरा कर देता है। बिल्कुल। इसलिए कुल मिलाकर हमारी आंखों में पहुंचने वाले प्रकाश में कोई खास बदलाव नहीं होता और ग्रह हमें स्थिर चमकते हुए दिखाई देते हैं, वे टिमटिमाते नहीं। इस वायुमंडलीय अपवर्तन का एक और ऐसा असर है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। मतलब हम हर दिन जो सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं वो असल में सच नहीं है। हाँ, ये हवा के अपवर्तन का एक और जादुई कमाल है। जब हमें एक क्षितिज पर सूरज उगता हुआ दिखता है, असल में वो उस समय तक क्षितिज से नीचे ही होता है। बिल्कुल, सूरज क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन वायुमंडल उसकी प्रकाश किरणों को हमारी तरफ इतना मोड़ देता है कि हमें सूरज 2 मिनट पहले ही ऊपर दिखने लगता है। और यही चीज शाम को होती है। सूरज तकनीकी रूप से डूब चुका होता है, लेकिन अपवर्तन के कारण वो हमें 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। यानी हर दिन हम सूरज को लगभग 4 मिनट अतिरिक्त देखते हैं, सिर्फ इस हवा के मोड़ने के कारण। हम सच में इल्यूजन्स की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हवा प्रकाश को सिर्फ मोड़ती नहीं है, वो उसे बिखेरती रही है। आसमान नीला क्यों है या खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं, इसके पीछे प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग काम करती है। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती थी कि अगर हवा में मौजूद गैसें हमें दिखाई ही नहीं देती, वे पारदर्शी हैं, तो वे प्रकाश को कैसे बिखेर सकती हैं? इसके लिए हमें टिंडल प्रभाव को समझना होगा। हमारा वायुमंडल एकदम खाली नहीं है। उसमें धुएं के कण और धूल भी तो हैं। हाँ, और पानी के सूक्ष्म बूंदें भी हैं। जब सूरज का सफेद प्रकाश इन कणों से टकराता है तो वो चारों ओर बिखर जाता है, लेकिन सभी रंग एक जैसे नहीं बिखरते। इसे हम एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लीजिए समंदर में एक छोटी सी नाव खड़ी है। अगर एक बहुत लंबी और शांत लहर आती है तो नाव बस थोड़ा ऊपर नीचे होगी और लहर बिना टूटे आगे निकल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर छोटी छोटी तेज और उबड़ खाबड़ लहरें आए तो वे उस नाव से टकराएंगी और पानी चारों तरफ छलक जाएगा। एकदम सटीक। यहाँ लंबी लहरें लाल रंग का प्रकाश है। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, नीले रंग से लगभग 1.8 गुना ज्यादा लंबी।
इसलिए जब लाल रोशनी हवा के इन छोटे कणों से गुजरती है तो वो बिना ज्यादा टकराए सीधे पार निकल जाती है। लेकिन नीले रंग की लहरें बहुत छोटी और तेज होती हैं। वे हवा के हर छोटे कण से टकराती हैं और चारों तरफ छलक जाती हैं, यानी बिखर जाती हैं। और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों में यही बिखरा हुआ नीला प्रकाश पहुंचता है और हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। और यही कारण है कि कोहरे, धुएं या धूल में खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लाल रंग बिना बिखरे, बिना छलके सीधे हमारी आंखों तक पहुंच सकता है, चाहे बीच में कितना भी घना कोहरा क्यों ना हो। ये सब प्रकाश और हमारी आंखों के विकास का एक बेहतरीन सामंजस्य है। इस रंग बिरंगी दुनिया और प्रकाश के विज्ञान की हमने इतनी गहराई से चर्चा की। हाँ, लेकिन हमारी आज की बातचीत अधूरी रहेगी अगर हम इसका एक बहुत ही मानवीय और सामाजिक पहलू ना छुएं। वो है नेत्रदान। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस खूबसूरत नीले आसमान या इंद्रधनुष को नहीं देख सकते, और कई मामलों में इसका कारण कोई बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं होती। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले और दुखद है। विकासशील देशों में लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। इनमें से 45 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया की बीमारी से पीड़ित है। मतलब उनकी आंख के अंदर का रेटिना, ऑप्टिक नर्व सब काम कर रहा है, बस बाहर का शीशा खराब हो गया है। इस लाख लोगों में से लगभग 60% बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 वर्ष से भी कम है। इसे लेकर समाज में कई तरह के मिथक फैले हुए हैं जो लोगों को नेत्रदान करने से रोकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वे चश्मा पहनते हैं तो वे अपनी आंखें दान नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। चश्मा पहनने वाले भी दान कर सकते हैं। ये तो ऐसा है जैसे हम एक ऐसा कैमरा डोनेट कर रहे हैं जिसके लेंस पर खरोच आ गई थी, मतलब चश्मा या मोतियाबिंद। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन उसका सेंसर यानी कॉर्निया अभी भी बिल्कुल सही सलामत काम कर रहा है और किसी और के काम आ सकता है। जब हम नेत्रदान करते हैं तो हम पूरी आंख नहीं बदल रहे होते हैं। डॉक्टर सिर्फ उस बाहरी पारदर्शी शीशे यानी कॉर्निया को निकालते हैं और उस इंसान की आंख में लगा देते हैं जिसका सेंसर तो ठीक है पर बाहर का शीशा खराब था। हाँ, उम्र या लिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिन्हें मधुमेह है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें अस्थमा है या जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, वे सब नेत्रदान कर सकते हैं। केवल वे लोग दान नहीं कर सकते जिन्हें मृत्यु के समय कोई गंभीर संक्रामक बीमारी थी, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, हैजा या टिटनेस। और ये प्रक्रिया भी बहुत आसान है। मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर आई बैंक को सूचित करना होता है। उनकी टीम घर या अस्पताल आती है और इस पूरी प्रक्रिया में केवल 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इससे चेहरे पर कोई कटफट नहीं होती, कोई निशान नहीं रहता, और शायद सबसे प्रेरक बात यह है कि दान की गई एक जोड़ी आंखें कॉर्निया अंधेपन से जूझ रहे 4 अलग-अलग लोगों को दृष्टि का वरदान दे सकती हैं। अरे वाह, 4 लोगों को? हाँ, क्योंकि एक कॉर्निया को भी परतों में बांटकर अलग-अलग मरीजों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ये सच में अपने पीछे किसी के जीवन में हमेशा के लिए रोशनी छोड़ने का सबसे खूबसूरत तरीका है। बिल्कुल। विज्ञान का असली उद्देश्य केवल चीजें कैसे काम करती हैं ये जानना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान से इंसानियत की मदद करना भी है। बहुत सही बात कही। तो अगर हम आज की इस लंबी और रोमांचक चर्चा को समेटें, हमने आंख नाम के उस जटिल जैविक कैमरे की कार्यप्रणाली को समझा जो दिमाग के साथ मिलकर तस्वीरें बनाता है। हाँ, हमने लेंस के ऑटो फोकस और दृष्टि दोषों को ठीक करने वाले अवतल उत्तल लेंस के विज्ञान को जाना। फिर हमने न्यूटन के प्रिज्म के जरिए प्रकाश के रंगों को अलग किया, अपना अपना पर्सनल इंद्रधनुष देखा और ये समझा कि आसमान का नीलापन और तारों का टिमटिमाना दरअसल हवा का एक भ्रम है। और अंत में हमने नेत्रदान के जरिए इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने की अहमियत को समझा। ये एक बेहद शानदार सफर रहा। हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा की चीजों के पीछे की इतनी गहरी फिजिक्स और बायोलॉजी को समझना हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। हमने बात की कि हमारा वायुमंडल नीले प्रकाश को बिखेरता है, इसलिए आसमान नीला है। हाँ। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को जब हम देखते हैं तो उनके लिए आसमान नीला नहीं, बिल्कुल गहरा काला होता है, क्योंकि वहां कोई हवा नहीं है जो प्रकाश को बिखेर सके। सही कहा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम रात में टिमटिमाते तारों को देखते हैं या दिन में नीले आसमान को निहारते हैं, तो हम वास्तव में हवा के एक बहुत मोटे और भ्रामक लेंस के पार देख रहे होते हैं। आसमान कभी नीला था ही नहीं। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड के और कितने सच हैं जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं,
लेकिन वो शायद हमारी खुद की पृथ्वी के वायुमंडल या हमारे देखने के नजरिए द्वारा पैदा किए गए सिर्फ एक भ्रम मात्र हैं। इसी विचार के साथ आज की इस डीप ड्राइव को हम यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहिए।